नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफर में। दोस्तों, ये आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है सुरेंद्र। बिहार के रहने वाले, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। और ये जो साल था 2014 की बात थी। सुरेंद्र जो थे ना, जवां थे, बैंक में काम करते थे और पैसे वाले घर के थे। अब ऐसा कुछ नहीं था कि गरीब परिवार से हों, पैसे वाले लोग थे और सुखी संपन्न जो कहा जाता है वही थे वो। सुरेंद्र जी बताते हैं कि वो घटना जब मेरे साथ में घटी थी ना, तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था और मैं अंधविश्वास पर कभी यकीन करता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ में वो सब घटने लगा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में वो कुछ है शक्तियां जो मेरे साथ में ये खेल खेल रही है। तो क्या खेल चल रहा था सुरेंद्र जी के साथ में, आइए विस्तार से इनकी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं सुरेंद्र जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है, बिहार का रहने वाला, और मैं बैंक में कर्मचारी था। मेरे पास सुख सुविधा जो थी ना, सब कुछ थी मेरे घर में। मेरा जो घर वाले थे पढ़े लिखे थे। अधिकतर हमारे घर में जो भी लोग थे काम करते थे। मेरे पिता भी थे, अब रिटायर हो चुके थे, और मेरे बड़े भाई भी सरकारी जॉब में थे, और मैं भी अब जॉब में लग चुका था, बैंक की जॉब में। मेरे पास कार थी और उसी से मैं अपने बैंक आया जाया करता था। दूरी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं चाहता तो अपने बैंक के पास कोई कमरा किराए पर लेकर के रह सकता था, लेकिन मुझे अपना घर के अलावा अच्छा ही नहीं लगता था। मैं अपने एक दोस्त के पास वहाँ पर रहने की कोशिश किया कि चलो एक दो रात गुजार कर देख लेते हैं, लेकिन मैं सो ही नहीं पाया। ऐसा क्यों होता था मुझे आज तक पता नहीं, नींद ही नहीं आती थी। खैर, अब मैं समझ चुका था कि नहीं, मुझे तो अपने गांव ही लौटना पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और उस दिन जो मैं पहला जो काम करने वाला था ना, कि मेरी भाभी जा रही थी मैके। जब मैं अब शाम के टाइम अपने बैंक से लौटा था, तो सबसे पहले मुझे अब एक तरह से भाभी को उनके मैके छोड़ना था। भैया जाते नहीं थे, शर्मीले युवक थे, शर्माते थे। हमें कह भी रहा था कि भैया आप चले जाओ भाभी के लेकर के, लेकिन वो मेरी तरफ देख करके नाराज होने लगे। एक छोटा सा काम तो नहीं कर सकता। तब मैं अब जान गया था कि भैया ससुराल जाना नहीं चाहते थे। ना जाने क्यों ससुराल जाने में शर्माते थे। अब मैं कहा कि भैया देखो, अब भाभी की ससुराल दूर है और रात को अब लेट हो जाएगा। भैया कहने लगे ठीक है, रुक जाना वहीं पर, सुबह आ जाना। अब मुझे सुबह बैंक भी जाना था, मैंने कोई छुट्टी लिया नहीं था। आखिरकार मेरी माँ भी कहने लगी कि जाना सुरेंद्र, जा भाभी को छोड़ दी, रात वहीं पर रुक जाना, और वहीं से सीधा तो अपने बैंक में आ जाना, और फिर शाम के टाइम घर लौट आना। अब एक तरह से माँ ने मेरी प्रोग्राम बना दिया था। लेकिन मैं जब भाभी को लेके गया ना, तो रात को करीब 10 बज चुका था। भाभी घर में चली गई, लेकिन मुझे वही लग रहा था कि मैं इस घर में अब नींद नहीं ले पाऊंगा। भाभी भी जानती थी इस बात को कि मैं किसी के घर में रुकता तो हूं, लेकिन मैं सो नहीं पाता हूं। तब मैंने भाभी से कहा कान में कि भाभी आप पहुंच तो गई, अगर इजाज़त हो तो मैं गांव लौट जाऊं। तब भाभी कहने, अरे देवर जी देखो 10 बज गया है, अब जाने में ही आपको 1 बज जाएगा, 3 घंटे का करीब करीब रास्ता था। तो मैं कहने कि तो क्या हो भाभी जी, कार अपने पास में है और सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई डर नाम की चीज़ है नहीं, तो मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन जो भाभी के जो घर वाले थे ना, वो मना कर रहे थे कि नहीं सुरेंद्र बेटा, रात काफ़ी हो गई है, आप रुक जाओ, यहीं से आप बैंक की ड्यूटी में निकल जाना। लेकिन मुझे पता था कि मैं इस घर में रुकूंगा ना तो मैं सो नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं ड्यूटी कर पाऊंगा।
क्या खाक ड्यूटी करूँगा? जब मैं बैंक में ही जाकर सोता रहूँगा, फ़ायदा क्या होगा? आखिरकार मैं अपने भाभी को बताया कि भाभी, अपने घर वालों को समझाइए और मुझे इजाज़त दिलवाइए। आखिरकार भाभी ने बात किया कि देखिए, इनके साथ ये समस्या है, ये कहीं अनजानी जगह पर सो नहीं पाते, नींद ही नहीं लगती, तो इनको जाने देते हैं, ये घर पहुंच जाएंगे। कार तो अपने पास में है ना, और सड़क भी अब एक तरह से साफ सुथरी है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। ये तो आती जाती रहती हैं, अब बैंक से भी कभी कभी लेट पहुंचते हैं, कभी अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, तो इनका तो आना जाना रात में ही होता लगातार, तो डर वाली कोई बात नहीं है। अब वास्तव में जो भाभी कह रही थी ना, मैं वैसे ही था, मैं डरता तो बिल्कुल नहीं था। और खास करके भूत प्रेत को तो मैं जानता तक नहीं था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। मैं तो ये जानता था कि सब अफवाह है, भ्रम है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, मैं भाभी से इजाज़त लेकर के और अपना कार स्टार्ट करके चल पड़ा था। लगभग आधा से अधिक दूरी मैं अब तय कर चुका था, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा के आसपास, उससे भी कम समय लगना था। अब मुझे अब बाथरूम लग रहा था। जहाँ तक मुझे याद है कि वो चांदनी रात थी, चांद बड़ा सा निकला हुआ था। अब मुझे जब प्रेशर आया ना, तो मैं कार रोक दिया। मैं सिगरेट पीता था, पहले सिगरेट सुलगाया और इसके बाद फ्रेश होकर के सिगरेट के कस लगाता हुआ अब मैं सिगरेट जला के कार में बैठ के ड्राइव नहीं करता था, मेरे ये आदत नहीं थी। और आखिरकार मैं जब घूमने टहलने लगा, वहाँ पर सिगरेट का कस लेने लगा, आप जिस जगह पर था ना, वहाँ बिल्कुल एकदम सुनापन था। जिधर देखो अब उधर बाग बगीचे, ऐसा ही कुछ दिख रहा था। घर तो मुझे चांद की रोशनी में कहीं पर नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं डरपोक नहीं था, ना मैं डरता था, और खास करके भूत प्रेत पर तो मैं विश्वास कतई करता ही नहीं था। अचानक मेरी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी, रोड के किनारे, और वो चमक रही थी। जब मैंने उसको देखा ना, तो सिगरेट का कस लगाते हुए और उसके पास चला गया। जब नज़दीक जाकर देखा, तब वो मुझे चीज स्पष्ट दिखाई दी। वो औरतों का कान का कुंडल था, जो लग रहा था कि बहुत चमक रहा है, शायद सोने का हो। तो उसका चमकता हुआ देख करके मुझे यही ख्याल आया, और आखिरकार मैं झुक करके उस कुंडल को मैं उठा लिया था। मैं देखने लगा, लेकिन रात के टाइम में सोना पीतल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं कर सकता। मैं सोचा कि चलो रख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर सोना होगा तो अच्छी बात है, और पीतल होगा तब भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोना होगा तो हमारे किसी काम में आ जाएगा, पीतल होगा तो फेंक देंगे। बस यही सोच समझ करके उस कुंडल को मैं अपने जेब में रख लिया, और इसके बाद सिगरेट का आखिरी कस लगा करके सिगरेट बुझाया, और फिर अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। घर पहुंच गया मैं 1 घंटे के आसपास में। दरवाज़ा पीटा तो माँ दरवाज़ा खोला, हैरान थी। अरे, तू रुक नहीं सकता था वहाँ पर? इतनी रात में इतना सफ़र करके आ रहा है? माँ तो बहुत सारा सुना दी। और तब मैंने माँ को समझाया कि माँ, आपको पता ही है, मुझे कहीं और जगह पर मुझे नींद नहीं आती। अगर मैं वहाँ रुकता भाभी के घर पर, तो सारी रात जागते रहता, और खाक में ड्यूटी करता, बैंक में जाकर सोता रहता, और फिर आप समझ सकती हो। इसलिए मैं इस घर पर आ गया, अपने घर पर। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सुने दो माँ, कल सुबह बात करेंगे। अब वाकई में मुझे नींद आ रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा और फिर अपना शर्ट वट उतार करके, तभी मुझे ख्याल आया, अरे ऊपर वाले जेब में मैं वो जो सोने जैसा कंगन था, कुंडल था कान का, वो मैंने रखा था। अब तो सुबह ही पता चल सकता था कि वो सोना है या पीतल, और वो मैं कभी पारखी नहीं था। हाँ, एक नज़र में ज़रूर देख लेता, एक आइडिया हो जाता, और नहीं तो किसी सुनारे से दिखाना पड़ता कि आखिर है क्या चीज़। सोना पीतल ऐसे ही हो सकता है। और उस चीज़ को मैं अब कहीं संभाल कर रख दिया। मैं अपनी होश में था, नींद में जरूर था,
लेकिन जल्दी जल्दी में उस चीज़ को मैं कहाँ रख दिया, बाद में मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। जब मैं सुबह उठा ना, तो मुझे ध्यान आया कि मैं रास्ते में एक चीज़ पाया था, चलो देखते हैं धूप में क्या वो सोना है या पीतल है, नकली तो नहीं है। लेकिन जब मैं ढूंढने लगा ना, तो मुझे याद था कि मैं अब टेबल पर रखा था, लेकिन टेबल पर वो चीज़ था ही नहीं। मैं पूरा कमरे को छान मारा था। मुझे जहां तक याद था कि मैं नींद के झोंके में था, नींद आंखों में लग रही थी, तेज तेज नींद थी। मैं अपने कपड़े खोला और शायद मैं बहुत अच्छी जगह रखा था ताकि सुबह मैं धूप की रोशनी में उसको देख सकूं। अगर यकीन हो जाए कि सोना है तो ऑफिस जाते समय, बैंक जाते समय रास्ते में किसी सुनार को दिखा दूंगा कि भैया जरा चेक कर लेना असली है कि नकली है। लेकिन वो चीज़ मिल ही नहीं रहा था, जैसे जमीन खा गई हो, आसमान में गायब हो चुका हो। आखिरकार मुझे अब लेट होने लगा था। नाश्ता पानी करके अब मैं अपने बैंक की तरफ निकल गया। अब एक तरह से वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। बैंक में अपना काम में बिजी, शाम को आया तो फिर वही हाल था। एक बार मैं उस चीज़ को बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो चीज़ मिला नहीं। आखिरकार मैं उस चीज़ को एक तरह से भूल ही गया। और इसके बाद कई दिन बीत चुके थे। बाकी में मेरे दिमाग से वो कुंडल जो था कानों का अब निकल चुका था। जब मिल ही नहीं रहा तो उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है। मैंने यही सोचा था कि ना जाने कहाँ गायब हो गया। जैसे मैं कहीं से उठा कर लाया था और वैसे ही वो गायब हो चुका है। अब सोना हो या पीतल हो, क्या फर्क पड़ता है जब सामान नहीं मिल पा रहा हो तो। 5-6 दिन बीत गया था। अब मैं उस घटना को एक तरह से भूल चुका था। भाभी तो अपने मायके में थी, अब मेरी माँ थी। अब भैया जो थे अब अपने ऑफिस चले गए थे और वो अब 1-8 महीने में अब लौटते थे। और वो जब छुट्टी आते थे तो 3-4 दिन जरूर घर पर रहते थे। अब भाभी भी उनके साथ रहती थी, लेकिन वो अब एक तरह से मैके चली गई थी गांव आने के बाद में। और सीधा वहाँ से अब भैया के पास पहुँचने वाली थी। तो ले दे के हमारे घर में बस यही परिवार था। हाँ, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ था। हाँ, एक मेरी बड़ी बहन थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में थी। अब मुझे कोई अब इस घर में ज़्यादा लोग नहीं थे कि मेरे घर से कोई सामान अब कोई गुम हो चुका हो, छोटा बच्चा हो जो खेल खेल में उस चीज़ को उठा करके कहीं फेंक दिया हो, ऐसा भी बात नहीं था। आश्चर्य तो जरूर हुआ कि वो चीज़ आखिर मेरे घर से कहाँ गायब हो गई, लेकिन वो बात को मैं दिमाग से निकाल दिया था। 5-6 दिन बीत जाने के बाद जब मैं रात को सो रहा था, रात के करीब 12:30-1 बजे के आसपास की बात है, मुझे बाथरूम लगा था। आज जब मैं उठा ना, प्रेशर लगा हुआ था। और तब मैं बाथरूम की तरफ चलने लगा ना, तो बाथरूम का जो शावर था वो चल रहा था, जैसे बाथरूम में कोई बैठ करके आराम से नहा रहा हो, पानी गिर रहा था। अब एक तरह से मैं चौंक गया था कि मेरे कमरे के बाथरूम में भला कौन आ सकता है। दरवाजा मेरा बंद है। अब माँ के अलावा और कोई हमारे इस घर में अब फिलहाल तो है नहीं। भाभी अपनी मैके और वहां से अपने अब एक तरह से पति के पास चली जाएगी, मेरी भैया के पास में। तो कौन हो सकता है भाई? जबकि मुझे याद था कि 10 बजे के आसपास में बाथरूम में गया था और तब वो शावर बंद था। ये शावर अपने आप कैसे चालू हो गया? बड़ा अजीबो गरीब लग रहा था शावर का चलना। आखिरकार मैं तो डरता था नहीं। मुझे लगा कि अब मेरे घर में अब दरवाजा बजाने का जरूरत क्या है, कोई नहीं होगा। दरवाजा खोल दिया। अब वाकई में दरवाजा खोला ना तो शावर चल रहा था और जैसे ही दरवाजा खोला शावर बंद होने लगा। ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने आप शावर का खुलना, अपने आप शावर को बंद होना, अब मैं तो कुछ समझ नहीं पाया था। मैं शावर को चालू करने वाला सिस्टम, बंद करने वाला सिस्टम को देख रहा था, कहीं लूज तो नहीं हो गया। लूज होने पर ऐसा हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, अब भूत प्रेत को तो मैं समझ नहीं सकता था। आखिरकार मैं जोर से उस चीज को बंद किया ताकि अपने आप
दोबारा कभी खुल ना सके। अब मैं बाथरूम से निपट करके फिर अपने बेड पर आ चुका था और नींद भी आ चुकी थी। 2 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली। अब ऐसा लगा ना कि मेरे कमरे के अंदर में अब कुछ महक सी आ रही है, खुशबू सी आ रही है, फूलों का खुशबू। अब मेरी आंख खुल गई थी उसी खुशबू के कारण से। आखिर फूलों का खुशबू हमारे कमरे के अंदर में क्यों आ रहा है, जबकि हमारे खिड़की के पास कोई फूलों का बगीचा नहीं था, ना आंगन में ऐसा कोई फूल लगा हुआ था जो खिला हुआ हो। तो अब ये फूलों का खुशबू आ कहां से रहा। वाकई में मेरा नींद खुल चुका था। अब मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मेरे कमरे के अंदर में ऐसा कोई सबूत ही नहीं था जहां से वो खुशबू निकल सके, ना तो फूल ना कोई गुलदस्ता। तब अचानक जैसे खुशबू आ रही थी, अचानक वो भी गायब हो चुकी थी। अब मैं फिर अपने बिस्तर पर, सुबह हो गई, नींद पूरी हो चुकी थी। अब फिर मैं रोज की तरह अपने काम से लौटा। अब यही तो था घर में थोड़ा देर मम्मी के साथ बातचीत करना, अब फिर अपने गांव में दोस्तों के पास चले जाना और उनसे बातचीत करना। अब फिर 10 बजे के आसपास मैं अपने घर पर लौट आता, खाना खाता, अब फिर अपने कमरे में लेट जाता। यही तो काम था मेरा। और उस दिन भी यही हुआ था। जब मैं अपने दोस्तों के पास से लौट के आया तो मम्मी इंतजार कर रही थी, कब खाना खाएगा, रोटी ठंडी हो रही है। मैंने बोला ला दे माँ, जल्दी ले आ, मुझे भूख भी लगी है। अब वास्तव में भरपेट खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी थी। मैं अपने बिस्तर पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके और लेट चुका था। सब कुछ उस कमरे में सामान्य था, ना तो बाथरूम से कोई पानी गिरने की आवाज आ रहा था, ना वो खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही था। अचानक मेरी जब आंख खुली तो कमरे के अंदर में वैसी ही खुशबू फैला हुआ था। अब बाथरूम से पानी गिरने की आवाज भी आ रहा था, जैसे आज भी वो शावर खुला हुआ है। पानी बिखरने की आवाज बाथरूम से अब आ रही थी। खुशबू भी एहसास हो रहा था कि कमरे के अंदर में खुशबू फैला हुआ है। आखिरकार मैं जग चुका था। सबसे पहले भाग करके बाथरूम में गया, दरवाजा खोला। उसी टाइम शावर बंद हो चुका था, बूंद बूंद उसमें पानी टपक रहा था। मैं सोच लिया था कि कल माँ के बोल के जाऊंगा कि प्लम्बर को अब एक बार शावर को चेक करवा लो, ये जरूर लीक हो गया है, लूज हो गया है, तभी अपने आप बंद हो जाता है, तब अपने आप चालू हो जाता है। लेकिन जब मैं बाथरूम से निकल के आया और वो खुशबू मुझे महसूस हो रहा था, वो खुशबू भी गायब हो चुका था। मैं अब दिमाग लगाने लगा कि आखिर चलो बाथरूम का नल तो मान लेते हैं कि लूज हो गया है शावर, लेकिन कमरे के अंदर खुशबू क्यों फैली हुई थी, बात क्या है। हमारे कमरे के अंदर में ऐसी खुशबूदार कोई चीज थी ही नहीं, ना तो मैं खुद यूज करता था ऐसी चीजों को, तो खुशबू का रहस्य क्या था। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अब खुशबू भी जा चुकी थी, शावर भी बंद हो चुका था। अब बड़े आराम से अपने बिस्तर पर लेट चुका था। जब मैं लेटा ना तो मैं नींद में आ चुका था। मैं स्वप्न में चला गया था। मैं देख रहा हूं कि अपने कमरे में उसी बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर पानी शावर का गिर रहा है और उस शावर के नीचे एक यंग लड़की, गोरी चूटी सुंदर सी लड़की अब नहा रही है बिना कपड़ों के। सपने के अंदर मैं देख रहा हूं, तेज शावर का पानी चल रहा है, आवाज मेरी कानों में पड़ रही है, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। अब मैं अपने बिस्तर पर अब एक तरह से लेटा हुआ हूं। जब मुझे एहसास होता है सपने के अंदर में कि कौन है भाई, ये हमारे बाथरूम को क्यों इस्तेमाल कर रही है। अगर करना भी था तो पूरा कपड़े पहन करके अब मैं नहाती, दरवाजा बंद करके नहाती, दरवाजा भी खुला हुआ है और बिना कपड़ों के। बड़ा अजीब बात है, कौन है लड़की, ये मेरे कमरे में क्यों आई है। अब फिर मैं सपने में उठ करके खड़ा हो जाता हूं अपने पलंग से। मैं बाथरूम की तरफ जाता हूं और लड़की की तरफ मैं अब एक तरह से निगाहें नीचे कर लेता हूं।
और उस लड़की से सवाल करता हूं कि तुम कौन हो, मेरे बाथरूम में कैसे आ गई, और तुम नहा रही हो बिना कपड़ों का, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वाकई में वो इतनी मीठी आवाज थी कि सपने के अंदर में वो मीठी आवाज मैं जो सुना ना, बहुत ही मोहक लगी। वो लड़की कह रही थी कि तुम ही दरवाजा बंद कर दो ना, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो दरवाजा बंद कर दो, क्यों देख रहे हो मुझे, मुस्कुराते हुए। अब वाकई में मैं शर्मा गया था उसकी बात सुन करके। मुझे लगा कि लड़की सही कह रही है, मुझे दरवाजा को अंदर खींच देना चाहिए ताकि बंद हो जाए। लेकिन लड़की कौन है? मैं दरवाजा तो खींच दिया था, बंद कर दिया था, और फिर मैं कमरे के अंदर टहल रहा हूं। मन ही मन सपने के अंदर में सोच रहा हूं कि लड़की कौन है भाई, ना तो मैं इसको कभी देखा, ना कभी जानता हूं इसको, तो ये मेरे कमरे में क्यों आ गई है, और वो भी बिना वस्त्र के नहा रही है पराये पुरुष के कमरे में। आखिर निकलने दो, मैं इससे पूछता हूं। जब लड़की बाहर निकली तो सफेद तौलिया लपेट करके, गीले बाल से पानी बूंद जैसे मोती गिर रहे हों, ऐसा ही लग रहा था। अब बहुत ही सुंदर आकर्षक लड़की थी। जब मैं उसको देखा तो अब एक तरह से तौलिया लपेट चुकी थी। अब मैं उसे पूछने लगा कि आप हो कौन, अब मेरे कमरे के अंदर आप कर क्या रही हो। तब वो कहने लगी, तुम मुझे नहीं जानती, अरे तुम ही तो अपने घर पर लेके आए थे मुझे, तब से मैं इसी घर में हूं। वाकई में सपने के अंदर में चौंक गया था। मैंने बोला कि मैं कब ले आया था, तब मुस्कुरा के कहने लगी कि हां तुम ही तो लाए थे। इसके बाद मेरी अचानक कुछ डर सा महसूस हुआ और फिर मेरी आंख खुल गई थी। वैसे मैं कभी डरता नहीं था, लेकिन वो सपना था और सपने के अंदर मुझे बड़ा अजीब सा डर लगा था। उस लड़की की आंखों को देख करके चमक रहा था उसकी आंखें। जब मेरी आंख खुली तो अपने बिस्तर पर पड़ा था। अब बाथरूम का दरवाजा मैं हमेशा बंद रखता था और वो दरवाजा खुला हुआ था और शावर में से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। वाकई में वो पल जो था ना, मैं डर चुका था। अब 0 वाट की रोशनी जल रही थी। अब मैं तेज रोशनी जला दिया था, कमरे में देखने लगा, लेकिन कोई था ही नहीं। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बाथरूम के पास जाऊं, अंदर देखूं कि कौन है उसमें। हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं घबरा गया था। अब मुझे लगने लगा कि ये सपना भी बड़ा विचित्र देखा हूं। लड़की बिना कपड़ों की नहा रही है, सुंदर सी सुडौल सी लड़की, आकर्षक चेहरे वाली, और ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। ये बाथरूम का दरवाजा कैसे खुला हुआ है, शावर में अभी भी बूंद बूंद पानी गिर रहा था, मतलब किसी ने शावर का इस्तेमाल किया था। बंद करने के बाद भी थोड़ी देर वो टपकता रहता था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं अपनी डर को दूर भगा करके अब फिर मैं बाथरूम के पास गया। जैसे तैसे हिम्मत करके बाथरूम के अंदर देखा, लेकिन उसमें कोई था ही नहीं। मैं फटाक से दरवाजा बंद किया, अब फिर अपने बिस्तर पर आकर के बैठ गया था। सोचने लगा कि आखिर ये मेरे कमरे में हो क्या रहा है। और वो लड़की मुझे सपने में कह रही थी कि तुम ही तो मुझे लेके आए हो। ये मामला क्या था, मंजर क्या था, मैं अब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सपना कहीं सच भी होता है। मुझे लगा कि आलतू फालतू का मैंने सपना देखा है, चलो खत्म हो गया। लेकिन बाथरूम का दरवाजा मेरे मन में खटक रहा था। वो शावर का पानी टपकता हुआ मुझे अब एक तरह से मन में वो भी खटक रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था कि स्वप्न तो स्वप्न होता है, लेकिन ये बाथरूम का दरवाजा कैसे खुल गया, पानी कैसे टपक रहा है, और वही सपना मेरे साथ में क्यों दिखाई दिया उस लड़की का। कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन मैं अपने दिल को कड़ा किया और जो होगा देखा जाएगा। अरे सपना तो आते ही जाते रहते हैं। हो सकता है कि मैं नींद में हूँ, अब मैं खुद ही दरवाज़ा खोला हूँ, अब बंद न कर पाया हूँ। और वो शावर जो अब एक तरह से लीकी था, लूज था, वो हो सकता है अपने आप टपक रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा था और वही हुआ। मैं अपने मन को शांत कर चुका था और फिर मुझे नींद आ चुकी थी। अगली बार जब मेरी नींद खुली ना,
आंख नहीं खुली थी, बस मैं नींद से जागा था। आंखें तो अभी खुली भी नहीं थी, बंद थी मेरी आंखें। मुझे लगा कि मुझे कोई अपनी बाहों के आगोश में ले चुका है। आज शरीर से जैसे खुशबू फूट रही हो, जो खुशबू मैं कई बार महसूस कर चुका था, वही खुशबू। अब मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मैं स्वप्न में हूं या फिर रियल टाइम में। आंख खोलता हूं तो खुल नहीं पा रहा, पलके जैसे भारी हो चुके हैं, खुलने में परेशानी हो रही है। कोई मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए है, जोर से भींचे हुए है, जैसे अपने अंदर में समा लेना चाहता हूं। वो जो महसूस मुझे हुआ था ना मेरी रीढ़ के अंदर, अब जैसे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं कोई मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। अब वाकई में इतना मैं डर चुका था ना कि मैं उस रात की कल्पना जब करता हूं तो मैं बोल ही नहीं पाता हूं। मेरे मुंह से बोल फूट ही नहीं पड़ते। जो मैंने दृश्य को महसूस किया था अब वही हुआ। मैं चीख पड़ा, अरे कौन है मेरे बगल में? मुझे कौन अपने बाहों में भर रखा है? आंख खोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन पलकें तो जैसे कई मन की भारी हो चुकी है, खुल पा नहीं रही है। आखिरकार एक सुरीली आवाज सुनाई पड़ता है, अब बिल्कुल सपने की तरह। वही मीठी आवाज आज जैसे मेरे कानों में पड़ रही है, अरे तुम सो ना आराम से, मैं हूं ना तुम्हारे बगल में, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बस अपनी एक तरह से नींद में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में कोई नुकसान नहीं करूंगी। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई नींद के अंदर में जा रहा हूं। फिर मैं शायद मैं गहरी नींद में आ चुका था। जब मेरी आंख खुली ना तो मेरे बदन में पोरों पोरों में दर्द हो रहा था। जब मैं जागा तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की से अब एक तरह से सूरज की प्रकाश अब मेरे कमरे के अंदर में आने लगी थी। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं तो एकदम चौंक जाता हूं। मेरे शरीर पर ना मात्र का कपड़ा भी नहीं था, जबकि मैं ऐसे कभी सोता भी नहीं था। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं अपने अगल बगल में देख रहा हूं तो कोई नहीं था। दरवाजा तो था बाथरूम का, अभी भी खुला हुआ था, लेकिन पानी नहीं टपक रहा था। सब कुछ बाथरूम में शांत था। मैं झटके से अपने पलंग से उठ गया था। रात का सपना जैसे मुझे लग रहा था, जो कुछ मैंने महसूस किया था कि कहीं वो मेरा स्वप्न तो नहीं था। जैसे मुझे लग रहा था कि कोई अपने लड़की मेरे बाहों में जकड़ रखा हो। अब जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने, डर लग रहा था। सबसे पहले बाथरूम का मुआयना किया। बाथरूम में कोई भी नहीं था। नल भी बिल्कुल शांत था, जो कभी कभी टपकते हुए दिखता था, लेकिन अब सब कुछ सही था। कमरे में ऐसा कोई कोना नहीं था जहां कोई लड़की छिप सके। सब कुछ खाली था। हर जगह पर साफ साफ नजर आ रहा था। अब छुपने कोई स्थान भी नहीं था। बाकी वो डरावना पल था, लेकिन अपनी बात को किससे शेयर करूं? मां से तो कर ही नहीं सकता था। अब मुझे शर्म से आती थी, ना जाने क्या सोचेगी। रहा सहा एक भाभी थी। मैं वही सोचा कि चलो अब फ्रेश होकर के रास्ते में चलते वक्त में बात करूंगा भाभी से, पूछूंगा कि ये सब क्या है। वही मैंने किया। जब मैं बैंक पहुंच गया था ना, तब इसके बाद भाभी को नंबर मिलाया। जब भाभी ने मेरी सब पूरी कहानी सुनी तो खिलखिला के हंसने लगी। कहने लगी, देवर जी ऐसा होता है, अब आप जवान हो चुके हो, तुम भी अब शादी करो देवर जी। ये सब अब जवानी का लक्षण है, ऐसे ही सपने आते हैं। एक तरह से सारी बात वो मजाक में ले रही थी। मैं लाख समझाता रह गया कि भाभी आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए, आखिर ये रहस्य क्या है। तब भाभी हंसते कहने लगी कि देवर जी रहस्य तो यही है कि आप जवान हो चुके हैं और आपको शादी कर लेना चाहिए। अब इसके बाद मैं भाभी से माफ़ी मांगा कि भाभी गलती हो गई आपको फ़ोन करने के लिए, अब मैं नहीं करूँगा, इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे।
फोन मैंने काट दिया। मैं झुंझला गया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। चलो इस बात को मैंने वहीं पर ख़त्म कर दिया कि अब की बार ऐसा कुछ होगा ना, तब मैं शायद अब मम्मी से बात करना चाहिए। रात में गया। अब मैं कमरे के अंदर में जाने से डर रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। खाना पीना खा करके मैं एक तरह से बैठक में बैठा हुआ था। मम्मी कह रही थी कि जाना तू सो सो, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, कब तक बैठा रहेगा, रात देख कहाँ तक पहुँच गई है। तब मुझे अब जाने को मम्मी ने बोल दिया था, लेकिन मैं अपने कमरे में जाने से सकुचा रहा था, डर सा लग रहा था। तब मम्मी रोकते हुए पूछी, सुरेंद्र बात क्या है बेटा, कोई बात हो तो बता मुझे। तब मैंने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। आखिरकार अपने कमरे में पहुंचा। अब बहुत देर तक तो मैं सोचता ही रहा, नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार मुझे ड्यूटी भी जाना था। अब फिर आंखें बंद करके मैं लेट चुका था। अभी नींद में नहीं था, बस आंखें बंद किए हुए था कि जल्दी से जल्द मुझे नींद आ जाए। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल चुका था। उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। मैं थोड़ी सी आंख खोल करके देखा तो जो मैंने सपने में लड़की देखा था, सेम वैसी लड़की, बिना वस्त्र की, और बाथरूम के अंदर अब नहा रही थी। फवारा भी खुल चुका था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने पलंग से अब उठ ही नहीं पा रहा था। और वही हुआ कि जैसे मेरे ऊपर में कोई जादू हो चुका है। ना तो मैं चीख पा रहा था और ना मैं उस पलंग से उठ करके अब मम्मी के कमरे की तरफ भाग रहा था। आराम से उस बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अंदर से घबराया हुआ। अब पसीने पसीने निकलते जा रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह से जिसे चीख ना निकल रही हो, ना मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे कि मैं अपने पलंग से उठूं और माँ के पास चला जाऊं, जाके बताऊं कि माँ ऐसा ऐसा हालत कमरे के अंदर चल रहा है। आखिरकार वही लड़की, अब एक तरह से वही तौलिया जो मैं कभी इस्तेमाल करता था, उसी तौलिया को लपेटे हुए अब मेरे बिस्तर के पास आ चुकी थी। अब फिर मेरे बगल में कब आके लेट गई मुझे पता ही नहीं चला। अब तो वही फूलों का खुशबू कमरे के अंदर फैल चुका था और वो खुशबू का सोर्स अब मुझे पता चल चुका था, वो वही लड़की थी। आखिरकार जैसे ही उसने मेरे बाहों में भरना शुरू किया, अचानक ना जाने मेरे शरीर में क्या हलचल हुई, जैसे मैं अपने आप में होश में आ चुका था। हाँ, मैं तो एकदम उस लड़की को ढकेला, तुम कौन हो, मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो। लड़की का जो भोला भाला चेहरा था, देखने में सुंदर थी, जवान थी, आकर्षक था चेहरा उसका, और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी गुस्से में, चेहरा तमतमा के लाल हो चुका था। आवाज़ जो मैंने महसूस किया था सपने के अंदर में, कितनी मीठी आवाज़ है, आवाज़ तो भारी हो चुका था। वो मुझे गुर्रा कर देख रही थी, उसके मुंह से अजीब से गुर्राहट निकल रही थी और कहने लगी कि तू ही तो मुझे इस घर में लाया था और तू ही मुझे दुत्कार रहा है कि तुम कौन हो। उस टाइम नहीं सोचा, भारी आवाज़ सब कुछ निकल रही थी कि क्यों मुझे घर पर लेके जा रहा है। मेरी तो हालत खराब थी। मैं डरते हुए लेकिन सवाल पूछ बैठा था कि मैं कैसे लेके आया हूँ, लेकिन उसकी जवाब नहीं दिया। हाँ, एक तरह से मुझ पर वो झपट पड़ी थी। जैसे ही मेरे ऊपर झपट पड़ी, मेरी आंख बंद होती चली गई। फिर मुझे होश ही नहीं था कि मैं हूं कहां पर। जब सुबह हो गई और वही हालत थी, मेरे बदन में पोर पोर में अब दर्द महसूस हो रहा था। सूरज की रोशनी मेरे कमरे में पहुंच चुकी थी। जब मैं आंख खोलता हूं ना, तो अपने आप को फिर उसी हालात में पाता हूं। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं बहुत डर जाता हूँ, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनता हूँ और फिर अपनी माँ को तेज तेज आवाज़ लगाने लगता हूँ। माँ दरवाजे पर आ जाती है और कहती है, दरवाज़ा तो खोल, क्यों चीख रहा है, बात क्या हो गई। हाँ, मैं समझ गया कि दरवाज़ा तो बंद है। जहाँ के दरवाज़ा खोलता हूँ, माँ दौड़ती हुई अब अंदर आती। बात क्या सुरेंद्र, तू चीख क्यों रहा है और तू इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने माँ को बोला, माँ अब मेरे पास में बैठो थोड़ी देर।
माँ बैठ गई। मैं धीरे धीरे सारी बात बताता चला गया। अब जैसे ही पूरा बात माँ समझ गई, अब उसके चेहरे पर भी अब एक तरह से डर दिखाई दे रहा था। कहने लगी, बेटा अब ये बताओ वो लड़की दिखने में कैसी थी? मैं पूरा नक्शा बयान कर दिया कि माँ देखने में ऐसी थी, और जब वो नाराज हुई थी ना, तब उसका चेहरा अब एकदम थोड़ा सा अलग हो गया था। चेहरा एकदम लाल हो गया था, आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, आवाज बिल्कुल भारी हो गया था। तब माँ कहने लगी, अरे बेटा ऐसे तो प्रेतात्माएं होती हैं, चुड़ैल होती हैं। वो तो शुरू शुरू में अब दिखती है अच्छी, लेकिन जब वो अपना गुस्सा अब एक तरह से ले लेती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, तो उनका चेहरे का रंगत बदल जाता है। बेटा तू ये कोई सामान होकर कुछ लेके तो नहीं आया जो रोड पर पड़ा होता है? मैं तो सुनी हूं कि ऐसे ही सामान के अंदर में अब चुड़ैल आ जाती है घर में। मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन सा सामान मैं लेके आया हूं, ध्यान में नहीं आ रहा था। अब माँ भी अब मुझे बोल रही थी, बेटा सोच सोच, ऐसे कोई चुड़ैल घर में नहीं आती है जब तक उसका कोई सामान लेकर के घर में नया आएगा, या फिर कोई अब हमारे घर में किसी को ना भेजे। आज तब तक कोई चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा घर में प्रवेश नहीं करती है जब तक तुम इजाज़त ना दो। तो बेटा सोच, तू कोई जरूर रोड पर पड़ी हुई चीज़ लाया होगा, और शायद उसी के अंदर चुड़ैल की आत्मा होगी। सोच तू। और तभी मुझे ध्यान आया कि अरे जब मैं भाभी को छोड़ के आ रहा था रात को, अब मैं सिगरेट पी रहा था बाथरूम करने के बाद में, और तब मुझे वो चमकती हुई चीज़ मिली थी, कानों का कुंडल। मुझे याद आ चुका था और मैं माँ को बताया। माँ बोली कि वो कुंडल कहाँ रखा है बेटा? अब वाकई में मैं माँ को बताया तो माँ भी हैरान रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब टेबल पर कुंडल रखा था तो वो वहीं पर होना चाहिए था, गायब कैसे हो सकता है? अब सही में हम दोनों उस घर में अब कुंडल को ढूंढने लगे थे। जहां जहां अब लगता था कि यहां पर मैंने कुंडल रखा होगा, अब मैं भूल चुका हूं, लेकिन पूरा कमरा हमने छान मारा था, कहीं पर वो कुंडल मिला भी नहीं था। माँ भी थक चुकी थी, मैं भी थक चुका था। आखिरकार मुझे ऑफिस जाना था। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब मैं कहने लगा कि माँ से कि माँ तुम कमरे की तलाश करते रहो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अब मैं तो जा रहा हूँ बैंक, अब मैं तो छुट्टी नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मैं अपने कार में सवार होकर के अब मैं चल पड़ा था। अचानक आधे रास्ते में मुझे कुछ याद आया। जब याद आया ना तो मैं अपना कार रोक लिया, दौड़ करके कार से उतरा मैं और डिक्की खोला। डिक्की में मेरा बैग पड़ा होता था, पिट्ठू बैग। कुछ जरूरी कागजात, कुछ जरूरी सामान उसमें रखता था। अब मुझे ध्यान आ गया था कि मैं कमरे का हर चीज़ ढूंढ चुका हूं, अगर वो कुंडल कहीं पर होता तो जरूर मुझे मिलता। कहीं मैं गलती से अपने पिट्ठू बैग के अंदर तो नहीं रख दिया। आखिरकार जब मैं अपना बैग को तलाशने लगा तो अंदर के बैग में तो नहीं मिला, अंदर की साइड में तो नहीं मिला। हाँ, बाहरी वाली चेन जब खोला और वो चीज़ मुझे मिल चुकी थी, चमकती हुई कानों का कुंडल। वाकई में उस चीज़ को देख करके मैं भयभीत हो चुका था, डर चुका था। अब फिर मैं बैंक नहीं गया, वापस घर की तरफ अपनी कार दौड़ा दिया था। घर पहुंच करके अब फिर मैं अपने ऑफिस को सूचित किया कि मैं आज बैंक नहीं आऊँगा, संभाल लेना। आखिरकार वो चमकती हुई कुंडल माँ को दे दिया। हाँ, माँ अब जैसे उसको देख रही थी, अरे ये तो भारी है, ये तो सोना ही लग रहा है। कहाँ पर पाया था? मैं एक एक चीज़ विस्तार से बताने लगा। तब माँ को पूरा यकीन हो चुका था कि बेटा जो कुछ भी बला है ना, जो कुछ ताकत है इसी सोने के कुंडल के अंदर में। हाँ, वाकई में ये सोना ही था, जैसे मेरी माँ की पारखी नज़र ने अब देख चुकी थी, यकीन कर चुकी थी कि हाँ बेटा ये सोना ही है। हाँ, ये जो चुड़ैल आत्मा जो भी है सब इसी के अंदर में थी। हाँ, तूने अब एक तरह से अपने घर में लेके आया है। चुड़ैल की गलती नहीं है, गलती तेरी है। ये सामान को अपने घर में लेके आना नहीं चाहिए था, और वो भी रात के वक्त में। मैं अपनी गलती को मान रहा था। हाँ, तब मैं पूछा माँ अब क्या करना है?
माँ कहने लगी अब तू कुछ नहीं करेगा, जो करना है मैं करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा निश्चित हो गया था। माँ घर से कहीं चली गई थी, मैं कमरे में था और माँ का इंतजार कर रहा था। आखिरकार 2.5 घंटे के बाद माँ लौट के आई। अब चेहरे पर विजेता वाला मुस्कान थी। मैं उसकी मुस्कान देख करके समझ चुका था कि माँ किला फतेह करके आई है। अब वो दुख तकलीफ हमारे घर के अंदर में कभी नहीं रहेगी। अब वही हुआ, माँ ने जो खुशखबरी दी मैं सुन करके प्रसन्न हो चुका था। कहने लगे कि बेटा मैं गुरुजी के पास में गई थी, सारी बात उनको बताया। अब वो कुंडल भी अब गुरुजी मांगने लगे कि लाओ मुझे दिखाओ। कुंडल देखे, अब फिर अपने एक तरह से लग चुके थे उसको देखने में, समझने में, और मंत्र का पूजा कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो महसूस करने लगे उसको। तब उन्होंने बोला कि आपका विचार बिल्कुल सही है, आपका बेटा अब ये कहीं से उठा के लाया होगा, और जो प्रेत आत्मा है सब उसी के अंदर में है। आप इस कुंडल को अब एक तरह से हमारे पास ही छोड़ जाइए, हम इसको पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र की शक्ति से अब इसको हम बांध देंगे ताकि ये भटक कर कहीं और ना जा गिरे और किसी को परेशान ना कर सके, किसी के साथ ऐसा काम ना कर सके। ये खतरनाक भी हो सकती है, अगर ये ज़्यादा खतरनाक हो गई ना तो किसी के संभाले में नहीं आ सकती। हो सकता है कि कुछ दिन आपके घर पर और रह जाती तो आपको बेटे का जान भी ले सकती थी। वाकई में जो माँ ने बताया ना, मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन अब मैं खुश था कि चलो बला टल गई। अब वाकई में उसके बाद में मेरे कमरे में ना तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला, ना शावर का पानी अब लगता था गिर रहा है, ना टपक रहा है, ना वो फूलों का खुशबू मेरे कमरे के अंदर महसूस होता था। सब कुछ पहले की तरह हो चुका था। आखिरकार जब भाभी आई ना और जब मैं पूरा कहानी सुनाया ना, तब उनकी हालत देखने लायक थी। बिल्कुल डर चुकी थी, और ऊपर से माँ ने सब कुछ बताया था तो मेरी बात पर ज़्यादा यकीन तो नहीं करती थी, लेकिन माँ की बात पर उनको बहुत यकीन था। अब वाकई में इतना डर चुकी थी कि कहने लगी कि देवर जी मैं तो मजाक ही समझी थी, लेकिन आप तो बिल्कुल सीरियस थे, मुझे आपकी बात को सुनना चाहिए था। तब मैं भी हंसते हुए कहने लगा कि भाभी चलो मैं तुमसे मिलवा नहीं पाया, अगर आज होती ना तो मैं ज़रूर आपसे मिलवाता। इसके बाद भाभी का चेहरा देखने लायक था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सुरेंद्र जी की भेजी हुई। और ये कहानी आपको कैसी लगी, घटना कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।